हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज की 5वां पार्ट है, चैप्टर मानव नेत्र से लिया गया है। चलिए देखते हैं, विचित्र क्वेश्चनों के साथ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है बच्चों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। यानी आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, पूर्णतः गोल ना होना, ठीक है। जब कॉर्निया पूर्णतः गोल नहीं होती तो उसमें क्या दोष पाया जाता है, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिए कि आपका देखते हैं पहला प्रश्न आपका आंसर सही है या सटीक है। जो भी है, मिलते हैं हम डेली 8 बजे। टाइम ना भूलें, सभी लोग एक साथ 8 बजे लाइव मिला करो। ओके बच्चों, पूर्णतः जब कॉर्निया गोल नहीं होती है तो दोष कौन सा होता है आप जानते हैं? अबिंदुकता। कौन सा दोष होता है? अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष का मतलब होता है कि पीड़ित व्यक्ति को या दोषी व्यक्ति को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देती हैं और इस रोग को बोलते हैं कॉर्निया में जो दोष होता है, इस रोग को बोलते हैं अबिंदुकता। कौन सा दोष है बच्चों? अबिंदुकता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? यानी जो अबिंदुकता दोष है वो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, अबिंदुकता में कॉर्निया गोल नहीं होती है तो उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए दोषी व्यक्ति को बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन से लेंस को? बेलनाकार लेंस को। बेलनाकार लेंस यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, क्योंकि अवतल लेंस नहीं हो सकता, उत्तल लेंस भी नहीं, द्विफोकसी लेंस भी नहीं, यानी केवल बेलनाकार लेंस। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखो, दोष रहित का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके आंखों में कोई दोष नहीं हो और वो सामान्य आंख यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच में वो देख रहा है, तो इसका मतलब है उसकी आंख में कोई दोष नहीं है। और जब 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखेगा, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम कहते हैं दृष्टि क्षेत्र, यानी दृष्टि परिसर। क्या बोलते हैं उसे? दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर कहेंगे। यह है आपका दृष्टि परिसर। यानी पहला क्वेश्चन आंसर इसका कौन सा है? फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव नेत्र 2 हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। यानी मानव नेत्र कितना एंगल घूम सकता है या कितने एंगल का देख सकता है? बच्चों, मानव का एक नेत्र 150 अंश देख सकता है और जबकि दोनों आंख मिलाकर उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो 180 अंश होगा। कितना होगा बच्चों? 180 अंश। आपको ऑप्शन देख सकते हैं 180 अंश, यानी आपका पहला ऑप्शन है 180 अंश इज राइट आंसर है बच्चों। बोर्ड के लिए मेहनत करना है तो आप बाद की ना सोचें, जल्द से जल्द अपनी प्रिपेयरिंग चालू कर दें, क्योंकि समय कम रहेगा तो आप तैयारी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। और अभी से हमारे चैनल को देखने लगेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
तो ये ज़रूरी वीडियो आपके पास पहुंच जाया करेगी, जिससे आपका सही समय पर आप अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, जिसके आंखों के अंदर दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है बच्चों? वह दोष जिसमें दूर की तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की नहीं। दूर की स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य या दूरदृष्टि दोष वाली आंखें हमेशा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इसी के साथ बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दीर्घदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घदृष्टि दोष, और दीर्घदृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घदृष्टि दोष क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं दीर्घदृष्टि दोष क्यों होता है? दीर्घदृष्टि दोष क्यों होता है यानी दूरदृष्टि दोष क्यों होता है? जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यदि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर इसके पीछे बनेगा। किस पे बनेगा? इसके पीछे बनेगा। इसलिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना यही मेन रीजन है, इसी कारण दीर्घदृष्टि दोष होने लगता है। चलिए बच्चों इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र यानी आंख के अंदर जो लेंस होता है, यानी आंख के अंदर जो नेत्र लेंस होता है उसको परिवर्तित करते हैं पश्चमाभी पेशियों द्वारा। क्या आप अपने ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं कि पश्चमाभी पेशियां कौन सा होगा? बताइए बच्चों, हम कम समय में ज़्यादा की बात करते हैं, समय आपका खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने लाएंगे। ओके बच्चों, इसी के साथ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा नहीं, दृष्टिपटल नहीं, परितारका नहीं, ओनली पश्चमाभी पेशियों द्वारा, पश्चमाभी द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेटिना होता है वो किस में परिवर्तित करता है? यानी रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है, क्योंकि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, लंबा है या चौड़ा है, यानी किस तरह का, किस कलर का बना हुआ है, ये सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचती हैं, वो भी विद्युत सिग्नल के द्वारा। तो बच्चों विद्युत सिग्नल जो है वो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। चलिए बच्चों, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आप देखेंगे किताबों में तो आसानी से मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी कोई व्यक्ति अपनी नेत्र को दान कर सकता है, दान करना चाहता है तो उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति दान करता है वो उसका खुद का स्टेटमेंट लिया जाता है और उसी के अनुसार नेत्र को दान किया जाता है। नेत्र दान करने से कोई दूसरा भाग दान नहीं किया जाता, केवल नेत्र में कॉर्निया दान की जाती है, और कॉर्निया के निकल जाने से उसके रूप या रूपण में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मरने वाले व्यक्ति के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। चलिए हम जानते हैं कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष। 10 वर्ष होनी चाहिए। क्या 10 वर्ष होनी चाहिए? कमेंट करके दीजिए बेटा, बताओ भाई, कमेंट करके बताइए। क्या 25 वर्ष होनी चाहिए
या 60 वर्ष होनी चाहिए? दान देने वाले व्यक्ति की उम्र ये सभी, यानी ये इनमें से सभी, यानी ये किसी भी उम्र का हो दान दे सकता है, 10 साल का भी, 25 साल का भी और 60 वर्ष का भी। यानी आप अपनी आंख का भाग यानी कॉर्निया को दान देना चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र में दे सकते हैं। इसी के साथ यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यानी यहाँ नेत्र निकालने की बात चल रही है, तो नेत्र निकालने की बात नहीं होती बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं कॉर्निया की। जो मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया कि जो नेत्र में दान दिया जाता है वो केवल कॉर्निया दिया जाता है, और कॉर्निया हमारी आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है जो बिल्कुल एक कांच की तरह वाइट होता है, जो हमें आसानी से टच करके देख सकते हैं उसे हम कि कॉर्निया सबसे ऊपरी भाग होता है। क्या आप जानते हैं मरने के बाद यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, नेत्र दान करना चाहता है, कॉर्निया दान करना चाहता है, तो वो कितने घंटे के अंदर उसे दान दे सकता है या वो नेत्र दान निकाल सकता है? 2 से 3 घंटे के बीच में, 4 से 6 घंटे के बीच में, 8 से 10 घंटे के? कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपने जो कमेंट किया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल कमेंट आपने बिल्कुल सही किया है। क्या आप जानते हैं ये ऑप्शन का आंसर 4 से 6 घंटे के भीतर। यानी यदि जो दान देने वाला व्यक्ति होता है, यदि उसने पहले से अपना स्टेटमेंट कर दिया है कि हमारे मरने के बाद इस व्यक्ति को दान दे दिया जाए, तो जिसे दान दिया जाता है वो चिकित्सा को इन्फॉर्म कर सकता है, और दान देने के लिए जरूरी नहीं हॉस्पिटल की आवश्यकता हो, वो हॉस्पिटल घर पर भी चिकित्सा द्वारा उसका दान लिया जा सकता है। इसलिए बच्चों आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और इसी प्रकार की अधिक जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने पहली बार पढ़े और सुने होंगे, ऐसे आपको प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। यस, इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखो इनमें से कौन नेत्र दान कर सकता है? यानी नेत्र दान करने वाले की कंडीशन भी होती है कि वो किस प्रकार का रोगी है। यदि संक्रामक रोग से पीड़ित है, क्या वो दान दे सकता है? क्या वो मधुमेह रोग यानी डायबिटीज का रोगी है, क्या वो दान दे सकता है? क्या वो दमे का रोगी है, क्या वो दान दे सकता है? बताओ भाई, बताओ, इतनी बीमारियां होने के बाद क्या वो नेत्र को दान दे सकता है? इस बिल्कुल राइट आंसर क्या, कौन सा? देखो बच्चों, संक्रामक रोगी यानी जो एड्स और HIV के रोग होते हैं वो अपनी दान नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनकी समस्याएं होती हैं, यानी वो रोगी पीड़ित होते हैं और उनका दान देना सही नहीं होता, इसलिए वो दान नहीं दे सकते, वो पात्र नहीं है दान के। अच्छा, इसके बाद मधुमेह रोगी, यदि किसी व्यक्ति के बीच किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, यदि किसी व्यक्ति को दमे का रोगी है, यानी दमे का मतलब होता है सांस फूलना, खांसी आना, तो जिसे हम सांस फूलना कहते हैं, सांस की बीमारी कहते हैं, ये डायबिटीज और सांस फूलना दोनों होगा, तब भी ये व्यक्ति नेत्र को दान कर सकता है। ओके बच्चों, ये दान कर सकता है, केवल संक्रामक रोगी दान नहीं कर सकते। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रंग यानी कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आप भी जानते हो खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता है। देख लो, गैस सिलेंडर घर का किस रंग का होता है, जानते हो ना, खतरा है। हाँ बिल्कुल, आप जानते हो जब बड़े बड़ी सिटियों में जब गाड़ी ट्रैफिक के लिए निकलती है तो कौन सा रंग आपको फॉलो करना होता है? आप जानते हैं, लाल रंग। कैसा? लाल रंग। लाल रंग खतरे का निशान होता है। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यानी खतरे का मालूम पड़ गया, खतरे के लिए जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। ओके बच्चों,
इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ध्यान दें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग जो होता है वो है बैगनी, यानी सबसे अधिक विचलित होगा या सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो आपका बैगनी रंग का होता है। आपका ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है। आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बैगनी रंग। बैगनी रंग इज राइट आंसर है आपका बैगनी रंग। इसी के साथ आपने देख लिया होगा बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके कम थोड़े से ही प्रश्न रह गए हैं। मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट में आपकी ये कंप्लीट होगी और हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। आप जानते हैं वो पतली झिल्ली कौन सी है, यानी नेत्र के अंदर जब प्रकाश सबसे पहले जिस पर पड़ता है वो कौन सी झिल्ली है? वो झिल्ली है आपकी कॉर्निया। नेत्रपटल नहीं हो सकता, क्योंकि नेत्रपटल कहते हैं रेटिना को, वो रेटिना अंदर होता है। परितारिका वो होता है जो आंख का कलरफुल होता है, जैसे कत्थई आंख, हरी आंख, जैसे ब्राउन आंख और काली आंख, कंजी आंख, ये जितने भी कलर होते हैं वो परितारिका के होते हैं। पुतली एक छोटा सा बीच में छिद्र होता है, ये नहीं होंगे दोनों, यानी प्रवेश जो करता है सबसे पहले कॉर्निया से करता है, कॉर्निया से, और यही वो भाग है जिसे दान दिया जाता है। यस, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, यानी बट जाता है। इसे लाल रंग के प्रकाश का विचलन होगा। बताओ भाई, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम का मतलब है सभी रंगों से कम होता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है आपका बैगनी प्रकाश से कम, बिल्कुल होगा भाई, बैगनी रंग से प्रकाश से कम। हरे प्रकाश से कम, बिल्कुल ये भी सही। आसमानी से कम, यार ये भी सही। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? मेन ऑप्शन होगा सभी रंगों से कम, सभी रंगों से कम। ओके बच्चों, सभी रंगों से कम होगा लाल रंग का विचलन। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चूजे जानता है, चूहा। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? चूजे के दृष्टिपटल में, यानी चूजे का जो रेटिना होता है उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती? मैं बता दूं आपको, मानव के नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक दंडाकार सेल और एक शंकुआकार सेल, यानी दंडाकार कोशिकाएं और शंकुआकार कोशिकाएं। शंकुआकार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों में फर्क देखने के लिए बताते हैं। शंकुआकार कोशिकाओं की हेल्प से या सहायता से ही हम बता सकते हैं कि मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हूं, यानी आप किस तरह की पहने हैं। तो रंगों में फर्क जो बता सकते हैं वो आंखों में शंकुआकार कोशिकाएं होती हैं। तो इसी प्रकार चूजे के अंदर जो कोशिकाएं नहीं होती हैं वो शंकु कोशिकाएं होती हैं। शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों में डिफरेंट बताती हैं, और चूहे का कोई रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो रंगों में विभेद नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य गोल दिखाई देता है। बिल्कुल गोल दिखाई देता है, मगर किस प्रकार का? क्या गोलाकार या अंडाकार या चपटा या घनाकार? जब हम सूर्य को दूर से देखते हैं तो वे केवल एक सर्कल दिखाई देता है, ना कि गोला, सर्कल दिखाई देता है, और जो सर्कल दिखता है वो एक चपटा होता है। कैसा होता है बच्चों? चपटा। जो दिखता है हमें सूर्य वो एक चपटा सूर्य दिखता है, चपटा। ओके बच्चों, यस, सी चपटा हो गया। ओके, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ड के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ड के लिए, यानी वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर रंग, किस रंग के लिए अधिकतम है?
किस रंग के लिए अधिकतम होगा, यानी कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच के रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग। ऑप्शन में बिल्कुल कमेंट करके दीजिए आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल कमेंट करके दीजिए यस बिल्कुल कि अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक कमेंट करके आंसर दीजिए। ऑप्शन सी यानी बैगनी इज राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। यानी कांच के अपवर्तनांक और अपवर्तनांक कोई भी हो, यदि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए या दिया जाए। लाल गुलाब को हरे रंग में देखा जाए या हरे रंग में दिया जाए तो कैसा प्रतीत होगा, देकर ट्राई करना, मगर शख्स को देख लेना किसे देना है, ठीक है। हाँ, इसीलिए बच्चों ये लाल गुलाब को यदि हरे रंग में देखेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा, क्योंकि वो काला रंग का दिखाई देगा। किस प्रकार दिखाई देगा, काला रंग का। यस, लाल रंग को हरे रंग से मिश्रण करते हैं तो काला रंग प्रतीत होता है, इसलिए गुलाब आपको काला दिखाई देगा। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, यानी प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग के बारे में आप जानते हैं, प्राथमिक रंग यानी लाल, नीला, हरा, पीला, ये प्राथमिक रंग जो भी हैं, तो इनमें से हम पता कैसे करेंगे ये प्राथमिक रंग हैं। तो हमें याद रखना होगा लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। और द्वितीयक रंग में होता है नारंगी है, बैगनी है, ये द्वितीयक रंग होते हैं। मगर हमें द्वितीयक रंग यहाँ पूछे नहीं है, बट मैजेंटा भी द्वितीयक रंग है, मगर यहाँ पूछा है प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग में ये तीनों आते हैं, लाल भी, नीला भी और हरा भी। इसके साथ ऑप्शन होगा आपका डी, तीनों रंग, यानी तीनों रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसी के साथ बच्चों ध्यान देना, और ये आपका अंतिम प्रश्न था, ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो इसी के साथ आगे भी डेली लाइव मिलते हैं 8 बजे। 8 बजे ध्यान ना भूलें, डेली लाइव मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपसे ओरल होंगे और जिसका हल्के वाला आंसर देने पर हो सकता है कि आपको कोई प्राइज मनी दी जाए। इसी के लिए मिलना डेली 8 बजे, ठीक है बच्चों। अगला, हाँ यस, हमारे एसएस एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।